स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में जो पीपल्स स्पीक लैंग्वेज बोले थे वह कौन कौन सी लैंग्वेज बोले थे। 59% जो थे वह डच बोलते थे, 40% फ्रेंच एंड 1% जर्मन। ये बेल्जियम में 3 किस्म के जो लैंग्वेज बोलते थे उसमें प्रॉब्लम्स क्या था। प्रॉब्लम्स ये था कि जो मेजॉरिटी ऑफ डच के थे उनका ज़्यादा थे और जो माइनॉरिटी में थे, माइनॉरिटी माने क्या होता है कम, मेजॉरिटी माने होता है ज़्यादा। तो मेजॉरिटी में डच ज़्यादा थे स्पीकर, माइनॉरिटी में कौन थे फ्रेंच। अब इसमें क्या था कि जो डच थे और फ्रेंच थे, इसमें प्रॉब्लम्स क्या था कि जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोलते थे डच, इनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते थे, बहुत तरह के सुविधाएं उनको दी जाती थी, जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया एंड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, पॉलिटिकल्स हो गया। देखिए डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट इट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल मच लेटर। मानिए कि जो डच स्पीकर थे बेल्जियम में, उनको जो सुविधाएं थी वो उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ये देखिए जो फ्रेंच थे, जो फ्रेंच स्पीकर थे बेल्जियम में, उनको जितना सुविधा इनको मिलता था डच स्पीकर को उतना सुविधा फ्रेंच स्पीकर को बेल्जियम में नहीं मिलता था, जिसके कारण दोनों कम्युनिटी में डच और फ्रेंच स्पीकर में क्या हो गया, टेंशन होने लगा। दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग इन कम्युनिटीज। माने जब एक को ज़्यादा सुविधा मिलता था और एक को कम, तो बेल्जियम में इन दोनों में क्या हो गया, टेंशन शुरू हो गया। अब आगे क्या होता है, डच कम्युनिटी फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच, यानी जो डच थे, जो डच स्पीकर थे, उनका जो समुदाय था बेल्जियम में, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच के ऊपर फोर्स करने लगे। जो फ्रेंच स्पीकर थे उनको फोर्स करने लगे, उसके साथ साथ जर्मन भी स्पीकर थे उनको भी फोर्स करने लगे, जिसके कारण क्या हो गया, दिस लीड कॉन्फ्लिक्ट एमंग बोथ। माने कॉन्फ्लिक्ट माने क्या होता है, मतभेद, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए बोथ किसके किसके बीच, फ्रेंच जर्मन जो थे ये क्या करने लगे, आपस में मिलकर जो डच स्पीकर थे इनके साथ क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि यह क्या था, बेल्जियम का था। जो बेल्जियम में क्या था, पावर ऑफ शेयरिंग न होने के कारण वहाँ पर इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसके कारण डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटी में आपस में क्या हो गया, मतभेद हुआ और वह प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ओके, यस स्टूडेंट, अब इससे पहले मैंने बात कर रहा था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में जो समस्याएं थी, लैंग्वेज समस्या थी, वहाँ पावर ऑफ शेयरिंग न होने के कारण वहाँ पे जो बहुत किस्म के लैंग्वेज थे, जर्मन, डच, फ्रेंच स्पीकर, तो इन सब में समस्याएं आई। तो समस्याएं क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर क्या था, पावर ऑफ शेयरिंग नहीं था, इसीलिए वहाँ पर समस्याएं आई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे श्रीलंका। श्रीलंका में क्या समस्या है स्टूडेंट, ये हम देखेंगे। जैसे देखिए श्रीलंका इज एन आइलैंड, क्या है, आइलैंड है, नेशन, आइलैंड नेशन, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स, कितना, फ्यू किलोमीटर्स ऑफ तमिलनाडु। माने जो श्रीलंका है, श्रीलंका भारत के तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। अब क्या है, श्रीलंका पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़, सेम एज इन हरियाणा। माने श्रीलंका की जो जनसंख्या है वह हमारे राज्य हरियाणा के बराबर है। ठीक है, ये बात तो समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। माने श्रीलंका में जो पॉपुलेशन है उनमें क्या समस्या है, जो समस्याएं बेल्जियम में समस्याएं थी, लैंग्वेज समस्या थी, वही समस्या
श्रीलंका में भी आ गए, क्योंकि यहाँ पर पावर ऑफ शेयरिंग नहीं था। तब क्या है देखिए, श्रीलंका में जो 74% जो पीपल हैं वह क्या बोलते थे, सिंहला स्पीकर्स, माने श्रीलंकाई लैंग्वेज वे बोलते थे। ओके, ये क्या थे, मेजोरिटी में थे। क्या थे, किस में थे वे, मेजोरिटी में थे। एंड 18% जो पीपल थे श्रीलंका में वे क्या थे, तमिल स्पीकर्स। ओके, समझिएगा ध्यान से, श्रीलंका में जो 74% पीपल्स थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, श्रीलंकाई लैंग्वेज। एंड 18% जो व्यक्ति थे श्रीलंका में वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज। ओके, अब ये तमिल जो था लैंग्वेज स्पीकर थे, जो तमिल बोलते थे, ये दो ग्रुप था इनका। तमिल स्पीकर के दो ग्रुप था श्रीलंका में। एक ग्रुप का नाम क्या था, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, माने ये तमिल नेटिव्स थे जो श्रीलंकाई थे। यहाँ पर जो एक ग्रुप था 18% वाला, इसका दो पार्ट था, एक था तमिल नेटिव्स और दूसरे पार्ट का नाम क्या था, इंडियन तमिल्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब वन करके हम समझेंगे कि जो तमिल नेटिव्स थे श्रीलंका में बोलने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल भाषा बोलते थे श्रीलंका में उन्होंने क्या बोलते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। वे कितना परसेंट भाषा बोलते हैं, 13% तमिल। मानिए कि श्रीलंका में जो तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे वो कितना थे, 13%। ओके, एंड रेस्ट जो थे, मानिए 18% में से जो 13% कौन थे, वो श्रीलंकन तमिल थे। और जो बचे हुए थे इस 18% में से 13%, इस 18% में से 13% कौन थे, श्रीलंकन तमिल्स। और एक जो पार्ट था इंडियन तमिल्स, ये कौन तमिल्स थे, द रेस्ट केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। मानिए कि जो जब हमारा भारत गुलाम था, ओके, तो हमारा भारत ही नहीं, ब्रिटिशों ने बहुत सारे कंट्री को गुलाम बनाया था, उसमें श्रीलंका भी था। तो उस समय क्या था, जब हमारा भारत कॉलोनी था ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन में रहने वाले व्यक्ति थे, जो गवर्नमेंट थी, वह इनको गुलाम बनाकर रखती थी। अब क्या है, अब ये द रेस्ट केम फ्रॉम द इंडिया, माने ये कि जो ब्रिटेन में पीपल्स थे, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, इंडिया गुलाम बनाई थी, श्रीलंका गुलाम बनाई थी। तो जब उन्होंने गुलाम बनाया था, तो ब्रिटेन जब इंडिया में के तमिल को भी कंट्री गुलाम बनाया था, पीपल्स को, तो ब्रिटेन ने क्या किया था, जो तमिल रहने वाले व्यक्ति थे उनको श्रीलंका भेजा था प्लांटेशन वर्क के लिए। तो जब वो श्रीलंका में गए थे तो वहीं रह गए। ओके, जब वहीं रह गए तब क्या है, तो वहीं रह गए, इसीलिए क्या बोलते हैं, द प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कॉल्ड द इंडियन तमिल्स। और उसको क्या बोलते हैं, जब वहीं रह गए तो क्या बोलते हैं, हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। यस, तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे श्रीलंका में जो तमिल नेटिव्स थे, बोलने वाले थे, और एक इंडियन तमिल्स थे, जो लैंग्वेज उनका बोलता। अभी क्या है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका स्पीकिंग कम्युनिटी enjoyed on even bigger majority and could impose its will on the entire country। यानी जो enjoyed bigger majority, जो सिंगला स्पीकर थे, जो श्रीलंकाई लैंग्वेज बोलते थे, जिनकी मेजोरिटी थी, वे क्या करते, इंजॉय करते थे हर चीज में। दे कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री, माने श्रीलंका में जो श्रीलंकाई लैंग्वेज बोलते थे, इनका जो मेजोरिटी था, तो वे बहुत कुछ करते थे। गवर्नमेंट जॉब में इनको फैसिलिटीज था, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सब चीज में इनको क्या था, फैसिलिटी था। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट, ये तो समझ में आया यहाँ तक। अभी क्या है,
जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिला 1948, पास समझ में आया? जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिला 1948 में आजादी मिला, आफ्टर दैट ड्यू टू मेजॉरिटी ऑफ सिंहला कम्युनिटी, श्रीलंका को आजादी मिलने के बाद जो वहां की मेजॉरिटी थी, किसका था? सिंहला कम्युनिटी के, जो कितने परसेंट थे? 74% बोलने वाले थे सिंहला। अभी क्या हुआ? सिक्योर डोमिनियंस ओवर गवर्नमेंट सेट ऑन पावर, यानी जो श्रीलंका में जो श्रीलंकाई लैंग्वेज बोलने वाले थे, जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो वहाँ पर जो श्रीलंकाई लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति थे वे पावर में आए। और क्या हुआ? उन्होंने धीरे धीरे अपना पावर समाज में और गवर्नमेंट के ऊपर बना लिया। अभी आगे देखते हैं क्या है। इन 1956 एक पास एंड सिंहला बिकेम ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या हुआ कि जब आज़ादी मिली श्रीलंका को, उसके बाद 1956 में क्या हुआ? एक पास हुआ, कानून पास हुआ। तो क्या हुआ यूं कि जो श्रीलंकाई लैंग्वेज था वो क्या बन गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। बात समझ में आया? और जो तमिल लैंग्वेज थे वो सब कुछ नहीं हुआ उनका, जो तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे उनका कुछ नहीं हुआ। श्रीलंकाई लैंग्वेज जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो क्या बन गया वहाँ का? ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंहला पीपल फाइंड प्लेस इन गवर्नमेंट जॉब। जब वहाँ पर इस लैंग्वेज का परसेंटेज ज़्यादा हो गया, मेजॉरिटी ज़्यादा हो गया, तो क्या हुआ? जो श्रीलंकाई पीपल्स थे उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने लगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आगे ये कि जो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे उनके अंदर असंतोष की भावना आई। क्या असंतोष की भावना आई? असंतोष की भावना ये आई कि उन्होंने महसूस किया, किसने? जो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे उनके अंदर मतलब असंतोष की भावना यह आई कि जो सिंहला पीपल बोलने वाले व्यक्ति हैं, श्रीलंकाई बोलने वाले जो व्यक्ति थे, उन्होंने जो कानून बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो अपने फेवर में बनाया, इनके फेवर नहीं। जो श्रीलंकन तमिल बोलने वाले व्यक्ति थे, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब, नीतियां, जो भी कुछ भी था, ये इनके फेवर में नहीं था। केवल और केवल फेवर में किसमें था? सिंहला स्पीकर के साथ, जो श्रीलंकाई लैंग्वेज बोलने वाले थे। अभी क्या हुआ देखिए, श्रीलंकन तमिल फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट जॉब पॉलिसीज डिनाइड देम पॉलिटिकल राइट्स। माने उन्होंने महसूस किया कि जो संविधान बना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकार की नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, ये क्या किया है? डिनाइड देम किसके लिए है? इनके लिए, श्रीलंकन पीपल के लिए, जो क्या बोलते हैं श्रीलंकन तमिल से बोलते हैं उनके लिए। डिनाइड देम पॉलिटिकल राइट्स। यस, माने उन्होंने सोचा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट जॉब है, सब में क्या है? श्रीलंकन तमिल वालों के व्यक्ति के लिए कोई राइट नहीं है, उनको नकार दिया गया है समाज से। एंड उनके साथ क्या किया जा रहा है? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेटेड इन गवर्नमेंट जॉब। उन्हें गवर्नमेंट जॉब में क्या मिल रहा है? सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। रिजल्ट क्या हुआ? जब श्रीलंकाई पीपल्स और तमिल के बीच क्या हो गया? टेंशन शुरू हो गया। जिस तरह बेल्जियम में टेंशन शुरू हुआ था, उसी प्रकार हमारे भारत में क्या हुआ था? इनके अंदर क्या हुआ? असंतोष की भावना आई और क्या शुरू हो गया? सिविल वॉर शुरू हो गया। तो ये रहा स्टूडेंट आपका श्रीलंका और तमिल का एग्जाम्पल जो मैंने आपको इस बताया। क्योंकि यहाँ पर क्या था? डेमोक्रेसी नहीं था, पावर ऑफ शेयरिंग न होने के कारण यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझें कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में हम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में समझेंगे कि आखिर तब हुआ क्या ऐसे ही समाज चलता रहा श्रीलंका में और यहाँ पर बेल्जियम में? नहीं। तो पार्ट 2 में हम समझेंगे कि किस तरह से इस समस्याओं को दूर किया गया। ओके स्टूडेंट, आई होप you will think about and see these videos and try to learn. In the next video we shall study what happened with the power of sharing with Sri Lanka and Belgium. ओके, आप लोग देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जैसा लगा वीडियो। ओके, थैंक यू।
स्टूडेंट्स, तो हम आपसे बात कर रहे थे पार्ट 1 में पावर ऑफ शेयरिंग, जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था बेल्जियम का, श्रीलंका का, व्हाट इज़ द पावर ऑफ शेयरिंग, इन चीज़ों में मैंने बात किया था। और इन सब में श्रीलंका में और बेल्जियम में जो प्रॉब्लम्स थे उन सब प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस किया था। अभी क्या है, इसमें हम जब पढ़ेंगे कि जो बेल्जियम में जो समस्याएं थी लैंग्वेजेस को लेकर, आगे क्या होता है इसमें हम इस वीडियो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, पावर ऑफ शेयरिंग पार्ट 2 में पढ़ेंगे द एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन मींस क्या होता है, सुविधा। क्या होता है, सुविधा। क्या हुआ बेल्जियम में, क्या क्या स्टेप्स लिए गए जिससे वहाँ पर जो रहने वाले व्यक्ति थे, अलग अलग किस्म की भाषाएं बोलते थे, उनके अंदर क्या क्या देखा गया। नंबर 1 पॉइंट क्या है, द Belgian leaders took different path between 1970 and 1993. They amended their constitutions 4 times. माने ये स्टूडेंट, जब बेल्जियम में समस्याएं थी लोगों को लेकर, लैंग्वेजेस को लेकर असंतोष भावना फैल रहा था, तब जो बेल्जियंस थे वहाँ के जो संविधान में कब 1970 से लेकर 1970 और 1993 में अमेंडमेंट ने रिफॉर्म्स, उसमें कुछ ऐड किया गया, सुधार किया गया। क्या किया गया देखिए, एवरीवन टू लिव टुगेदर विद द सेम कंट्री विद इक्वालिटी। यस, पहला स्टेप क्या था कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम के जो संविधान था, संविधान में 4 टाइम्स क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया कि जितने भी लोग बेल्जियम में रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को बोले, चाहे वो फ्रेंच बोले, चाहे डच बोले, चाहे जर्मन बोले, सभी को क्या होना चाहिए, सेम कंट्री विद इक्वालिटी। सभी को क्या होना चाहिए, इक्वालिटी। तो इसका माने ये कि नंबर 1 पॉइंट क्लियर हो गया वाला, ये समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या है देखिए, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया कि जो बेल्जियम में जो डच स्पीकर हैं एंड फ्रेंच स्पीकर हैं, इनमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने वाले हैं दोनों आ जाएंगे, डच स्पीकर एंड फ्रेंच स्पीकर, और दोनों का जो पोस्ट है वो क्या है, इक्वालिटी है, माना गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेकंड पॉइंट क्या है, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। यस, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या जोड़ा गया कि जो शक्तियां थी, जो पावर थे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसके हाथ में आया, स्टेट गवर्नमेंट। माने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ किसके हाथ में आया, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये है 2 पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यस तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले क्या था कि जो डच स्पीकर थे वो इस बात को मानते नहीं थे, वे क्या थे, मेजॉरिटी में थे, तो वे किसी बात को मानते नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखा गया जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया, तो जो डच स्पीकर थे वो क्या एक्सेप्ट किया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या होता है, प्रतिनिधित्व इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। माने जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच स्पीकर हो, चाहे जर्मन स्पीकर हो, सभी को क्या मिलना चाहिए, इक्वल राइट मिलना चाहिए। किस पोस्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4th नंबर, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यानी ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के साथ साथ बेल्जियम में एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसका क्या है, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द वन लैंग्वेजेस डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग। यानी जो थर्ड गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में पहले क्या था, केवल डचेस को मौका मिलता था, लेकिन अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने के बाद क्या किया गया, सब डचेस ने स्वीकार किया कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसमें डच का कोई व्यक्ति, चाहे फ्रेंच का कोई फ्रेंच स्पीकिंग व्यक्ति, चाहे जर्मन स्पीकिंग व्यक्ति, तीनों लैंग्वेज में जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, किसी को भी इस गवर्नमेंट में पोस्ट मिल सकता है। सभी को क्या है, इक्वल राइट्स है। तो इस तरह से रहा ये चीजें जो हम देखते हैं बेल्जियम में। तो ऐसे क्या हुआ, बेल्जियम में जो प्रॉब्लम्स थे सुधार किया गया। अब श्रीलंका क्या हुआ, श्रीलंका में भी जो ये समस्याएं थी, इन समस्याओं को देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। क्योंकि जिस तरह से तमिल और श्रीलंकाई पीपल जो बोलते थे, इन दोनों में जो आपस में प्रॉब्लम्स थे और सिविल वार हो गया, इसको देखते हुए वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, श्रीलंका में सुधार किया गया। सुधार ये किया गया कि जिस तरह बेल्जियम में इन सब को रिफॉर्म्स किया गया, हमने जो अभी पढ़ा पॉइंट ग्रुप में 1 2 3 4 पॉइंट्स, उसी प्रकार श्रीलंका में भी क्या गया, रिफॉर्म्स किया गया। वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट थे, सभी गवर्नमेंट में जो तमिल पीपल्स थे उनको भी राइट मिला, जो श्रीलंकाई पीपल बोलते थे वो भी उनको भी राइट मिला, चाहे कोई किसी भी जॉब हो। तो इस तरह से हमने देखा कि बेल्जियम, श्रीलंका में जो समस्याएं थी उस समस्याओं को कैसे सुधार किया गया। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, तो लेट्स सी। सर ये देखिए क्या है सर, रवि सर, करना क्या है? भाई एडिट करना है। वही सर बैटरी हो, हाँ? जल्दी करिए बैटरी। बहुत हो गया ना? हो गया आपका? अभी है, पॉज करिए। फुल नहीं हुआ था। यस, तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट्स के माध्यम से हम समझे कि किस तरह से पावर ऑफ शेयरिंग क्या है। अभी जो नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ पावर ऑफ शेयरिंग। ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है कि हम पावर ऑफ शेयरिंग जो है ये इसमें नंबर 1 पॉइंट क्या है, एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, पावर ऑफ शेयरिंग में जो स्टूडेंट हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी कंट्री है, तो डेमोक्रेसी कंट्री में जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का, उसमें पावर ऑफ शेयरिंग होना चाहिए। सभी को फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, सभी को क्या है, इक्वालिटी है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का। इनका काम अलग है, इनका काम अलग है और इनका काम अलग है। तो ये है among the different organs of the government। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि among governments at different levels, जो सरकार है वो डिफरेंट लेवल पर काम करती है। जैसे प्रोविंशियल लेवल हो गया, रीजनल लेवल हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया। इन सब में सभी में क्या है, पावर ऑफ शेयरिंग है। माने सभी को फ्रीडम मिला हुआ है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो काम करने वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, वे अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। जो रीजनल लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, ऑफिसर्स हैं, वो अपने काम करेंगे फ्रीडमली। एंड जो म्युनिसिपैलिटी है वे अपने काम करेंगे, एंड पंचायत है वे क्या करेंगे, अपने काम करेंगे। तो इनका क्या है, सभी का अपना अपना क्या है, फ्रीडम है, और सभी को क्या मिला है, पावर ऑफ शेयरिंग के माध्यम से वे अपने काम अच्छी तरह से करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है among different social groups। यस,
स्टूडेंट ये तो हो गया गवर्नमेंट लेवल का काम। अभी हम बात करते हैं सोशल लेवल का। सोशल लेवल में जो समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं इस डेमोक्रेसी कंट्री में, उसमें क्या है, उसमें हम कहते हैं कि जो रिलीजियस काइंड ऑफ पीपल्स हैं समाज में, वे क्या करते हैं, अपने किसी भी उनको फ्रीडम मिला हुआ है कि किसी भी वो धर्म को अपना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्या है, वो भी एक पीपल है, ही कैन एंजॉय देयर ऑन राइट्स। नेक्स्ट क्या है, सोशल वीकर्स। जो सोशल वीकर्स समाज पिछड़े वर्ग हैं, वो भी क्या करते हैं, उनको भी राइट मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने शक्तियों का, पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, पावर ऑफ शेयरिंग मिला है। तो ये है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट वन, अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो किसी भी कंट्री का, हम इंडिया की बात करें या अदर कंट्री की बात करें, तो मान लो मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो, सभी को क्या है, इक्वल राइट्स है। ये नहीं कि जो जिसकी गवर्नमेंट है वही क्या करेगा, पावर ऑफ शेयरिंग का इस्तेमाल करेगा और बाकी सभी नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, और ये कोई जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है वही क्या करेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, वही हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं। क्योंकि सभी क्या मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए अपने गवर्नमेंट को बेस्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से क्या है, हमने देखा कि ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। तो स्टूडेंट हमने इस चैप्टर में पार्ट 1 वीडियो में हमने सीखा श्रीलंका के बारे में, बेल्जियम के बारे में, वहाँ पे क्या समस्याएं थी, क्या प्रॉब्लम्स थे, कैसे रिफॉर्म किया गया। और इस पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो इसके रूप हैं, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि इस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा कि पावर शेयरिंग क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और जो प्रॉब्लम्स होगा वो कमेंट करके बताइएगा, और आपको कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन आंसर हम लोग आपको शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।